Good morning, everyone, and welcome to the class. Today, we will start question answers from chapter India's Foreign Policy. The name of the chapter has changed. Previously, it was India's External Relations, and now it's India's Foreign Policy. The essence is same, just the name is different. But there is very बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस चैप्टर के अंदर. Because previously what was there that this India's external relation was scattered in both the books. Some of the relations were there in the first book, some of the relations were there in the second book. Now what is done that all the foreign relations are now in one chapter only, that is India's foreign policy. And other than this India's foreign policy, there is one more chapter in which some foreign relations are there, that is contemporary South Asia, है ना. Indo-Pak relation, Indo-Bangladesh, Indo-Nepal, these relations are there in the contemporary South Asia. ठीक है, तो एकदम वो सेग्रीगेट हो गया है. अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है उसमें आपको साउथ एशिया जो के जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो इंडिया का रिलेशन है वो उस चैप्टर में पढ़ना है. उसके अलावे जितने भी रिलेशंस हैं, अगर इंडो यूएस हम देखते हैं, पहले इंडो यूएस रिलेशनशिप कहाँ था? यूएस हेजिमनी में था, है ना. अब क्या हुआ कि उस इंडो यूएस रिलेशनशिप जो कि यूएस हेजिमनी चैप्टर का एक पार्ट था, उसको वहां से उठा करके इस चैप्टर में डाल दिया गया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इसी तरह से इंडो रशियन रिलेशनशिप जो था वो प्रीवियसली कहाँ था? वो था द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. यूएसएसआर का एंड होता है, रसिया उसका इनहेरिटेंस गेन करता है, और तब इंडो रसिया रिलेशनशिप हमने पढ़ा था. बट अब कहाँ है? ये सेम है, ठीक है, द रिलेशनशिप इज सेम, कंटेंट इज सेम, बस तुम्हारा उसका लोकेशन चेंज हो गया है ना. तो अब इंडो रशिया रिलेशनशिप जो है वो हमारे इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन में आ गया. इसी तरह से इंडो चाइना रिलेशनशिप आपको दो जगह मिलते हैं, है ना. इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग. ये एक तरह से ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो दो जगह स्कैटर्ड थी उसको एक सिंगल जगह पे कर दिया गया है. ये अच्छा है. ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक ही चीज़ दो जगह पे मिल रहे हैं, बुक 1 में है फिर बुक 2 में भी है, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. नाउ इट इज़ नॉट देयर. अब क्या है, आपको दोनों को मिला के पढ़ना है. जैसे कि अगर इंडो चाइना रिलेशन देखेंगे तो उसमें बुक 1 में जो दिया हुआ है कंटेंट इन दैट चैप्टर, द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, है ना. न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में चाइना इज वन ऑफ द न्यू सेंटर ऑफ पावर. अब उस चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन दिया हुआ है, उसमें उसको वहां पर नहीं पढ़ के उसको अब आपको इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन में पढ़ना है, और एक्सटर्नल रिलेशन में भी इंडो चाइना दिया हुआ है, तो दोनों को मिला के पढ़ना है, मतलब बुक 1 वाला भी और बुक 2 वाला भी, है ना. तो इस तरह से चेंजेस आए हैं, और कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड किए गए इसमें, जैसे कि इंडो इजराइल रिलेशनशिप, जो कि हमारे ओरिजिनल इसमें नहीं मिलता है हमको. हमारे ओरिजिनल सिलेबस में इंडो इजराइल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इंडो इजराइल रिलेशनशिप देखते हैं इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन में. तो इस तरह से ये चेंजेस आए हैं. इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही हमको जो है वो प्रिपेयर करना है ना. और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इसी एक्सटर्नल इंडिया फॉरेन पॉलिसी का ही एक हिस्सा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम. इसमें भी कुछ एडिशन है, बाकी सब चीज़ वही है जो कि न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की दी हुई है आपके ओरिजिनल बुक में. कुछ रेफरेंस मटेरियल में भी कुछ है जिसको हम लोग जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसके साथ ही हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ये इस तरह से चैप्टर को समझना है, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ. इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स जो जिससे जो इस चैप्टर से को दिया गया है वो 4 मार्क्स ही है. तो इस चैप्टर से कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज जब टोटल इस पूरे चैप्टर से 4 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो ऑब्वियसली इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे. सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन या तो एक होगा, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 होंगे, या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और फिर 1 मार्क वाले में 2 क्वेश्चन, या फिर पैसेज भी हो सकता है इसका, है ना. तो ये आपको याद रखना है. जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो पहले वाला चैप्टर हमने किया था प्लान डेवलपमेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट,
उसमें भी 4 नंबर ही दिया गया है उसको। तो इस हिसाब से चीज़ों को अगर समझ के करेंगे तो हमारा प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर होगा। स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी भी आप तैयारी करके रखिए, अगर स्ट्रेटजी सही नहीं है तो वो सारी तैयारी बेकार हो जाती है। कितना भी ताकतवर कंट्री हो, स्ट्रांग कंट्री हो, अगर वो अपनी स्ट्रेटजी सही नहीं बना के रखता है तो उसको हराया जा सकता है ना। तो स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि बस पढ़े जाए। पढ़ना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, है ना। हमारा एम नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज इज द अल्टीमेट एम, बट नॉलेज के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अच्छे मार्क्स भी हमें आए, है ना, तब तो रिकॉग्निशन मिलता है हमें। सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, ना सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है, दोनों में आपको सिनर्जी क्रिएट करके पढ़ना है कि नॉलेज भी गेन करना है और अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है। इससे सिर्फ 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 4 मार्क्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया है 2015 में, ये क्वेश्चन उस समय 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन उस समय भी आया है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडिया इन मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी, ठीक है। एफ्रो एशियन यूनिटी को मेंटेन करने में इंडिया ने क्या रोल प्ले किया। सो क्वेश्चन इज, explain the role played by India in maintaining Afro-Asian unity। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा है 4 मार्क्स का और ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर में सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि आखिर अफ्रीका और एशिया के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या जोड़ता है, क्या बाइंडिंग फैक्टर है एशिया और अफ्रीका का। क्या है बाइंडिंग फैक्टर? बाइंडिंग फैक्टर ये है कि दोनों ही कॉलोनियलिज्म के विक्टिम थे। कॉलोनियल पावर्स दोनों पर ही रूल कर रहे थे, अफ्रीका एंड एशिया के कंट्रीज पे। दोनों के ही प्रॉब्लम्स एक जैसे थे और दोनों ही कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज थे वो एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा था हर तरह से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, in all spheres of life there was exploitation by the colonial power and यही है जो चीज हमें जोड़ता है ना। जुड़ने के लिए कोई एक बाइंडिंग फैक्टर होना चाहिए। तो हम सब ने सेम एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपीरियंस किया है और यही हमें जोड़ने वाला एक वो है, एक फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये हम देंगे और उसके बाद अब हम देंगे कि कौन से इंडिया का क्या रोल है इसमें। इंडिया की अगर साइज को देखें, सबसे पहले बहुत बड़ा इंडिया का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा इंडिया का जो लोकेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है एशिया में। अगर साउथ एशिया में हम देखें तो इंडिया का जो लोकेशन है वो बिल्कुल ही सेंट्रल लोकेशन है और इसीलिए जो पैसिफिक, जो इंडियन ओशन है उसका जो नाम पड़ा है वो इंडिया के नाम पर इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें इंडियन ओशन में जो इंडिया है दैट इज जस्ट लाइक अ क्राउन, है ना। एक जैसे इंडियन ओशन के सिर पे एक क्राउन की तरह इंडिया का लोकेशन दिखता है बिल्कुल सेंटर में। तो इंडिया का साइज, इंडिया का लोकेशन, इंडिया का पावर पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पावर पोटेंशियल था। ये सबकी समझ में था कि इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है आगे ग्रोथ करने का। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने उनका ये विजन था कि इंडिया जो है वर्ल्ड अफेयर्स में, खास करके एशिया में, इंडिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करने जा रहा है। और उन्होंने इस विजन को के हिसाब से ही उन्होंने क्या किया कि बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज के साथ। एक तरह से
लीडरशिप किया अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज को एक साथ लाने में। और पूरी 1940s और 50s जो थे, नेहरू जो थे वो हमेशा अफ्रीका की यूनिटी की बात करते रहे। और इसी का नतीजा था जो नाम हमने देखा, नॉन अलाइन मूवमेंट जो स्टार्ट करने में जो नेहरू का रोल था, वो इसी का नतीजा था, बिकॉज ही वांटेड दैट द कंट्रीज ऑफ एशिया शुड बी यूनाइटेड, है ना, वो गुटों में नहीं बट जाएं, जो अलायंस सिस्टम हुआ था उसको नहीं अडॉप्ट करे, इसीलिए उन्होंने नाम में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। और फिर नेहरू जो थे उन्होंने मतलब इंडिया की आज़ादी के पहले ही, आज़ाद तो हम हुए अगस्त 1947 में, बट बिफोर अगस्त 1947 इन मार्च 1947 ही कन्वीन्ड एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो था वो उसमें ये हुआ कि कैसे जो एशिया की कंट्रीज हैं वो आपस में यूनाइटेड होकर के काम करेंगे। ठीक है, देन अगेन इन 1949 इंडिया convened an international conference. For what? This conference was convened by India to support the freedom struggle of Indonesia, which was a colony of the Dutch power, है ना। तो इंडिया ये चाहता था कि वहाँ जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसको वो सपोर्ट कर रहा था, और ये चाहता था कि उसका अर्ली उसको आज़ादी मिल जाए। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन किया 1949 में। और इस तरह से इंडिया जो था वो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का स्टांच सपोर्टर था, मतलब कि जल्दी से जल्दी जो कॉलोनीज हैं वो सब खत्म हो जाएं, कॉलोनियल पावर्स जो हैं वो अपनी कॉलोनीज को फ्री कर दें, आज़ाद कर ले। और इसके अलावा साथ साथ इंडिया जो था रेसिज्म को भी इंडिया ने अपोज किया, जो कि जैसे कि साउथ अफ्रीका में हम लोग जानते हैं रेसिज्म चलता था, है ना। 94 में जाकर के साउथ अफ्रीका जो है वो आज़ाद हुआ था। तो जो रेसिज्म था, जो अपार्थाइड था, उसको इंडिया ने हमेशा ही अपोज किया, है ना। तो इस तरह से इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है अफ्रो एशियन यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये हमको नेहरू पीरियड में ही देखने को मिलता है, और नेहरू के साथ साथ ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। बहुत सारे उसके पीछे रीज़न हम कह सकते हैं, क्योंकि चाइना वॉज देयर, है ना। ये जितना लंबा कह सकते हैं कि जितना लंबा कद होता जा रहा था नेहरू का, वो चाइना को नहीं पसंद था। और जो 1962 का वॉर होता है, इंडो चाइना वॉर है, वो बहुत बड़ा उसका रीज़न जो था वो इसी कद को छोटा करना था। नेहरू को जो जिस तरीके से नेहरू के लीडरशिप में इंडिया का जो इंटरनेशनल स्ट्रेचर बढ़ता जा रहा था, उसको कम करना ही मेन पर्पस था। द पर्पस वॉज टू इंडिया को कंट्रोल में लाना, जो कि नेहरू के कारण काफ़ी आगे लीडरशिप करके, इनिशिएटिव्स लेके नेहरू जिस तरह से चीज़ें कर रहे थे। तो ये हमारा यही सब पॉइंट्स जो हैं वो अफ्रो एशियन यूनिटी में आएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देंगे अफ्रो एशियन यूनिटी में, वो ये देंगे कि इंट्रोडक्शन, है ना। और जब इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं तो उसमें क्या देंगे कि बाइंडिंग फैक्टर। व्हाट इज द बाइंडिंग फैक्टर? ठीक है, एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या बाइंडिंग फैक्टर था। एंड देन हमारे पॉइंट से स्टार्ट हो गया कि इंडिया ने क्या रोल इसमें प्ले किया। तो इंडिया ने जो रोल प्ले किया वो क्यों इंडिया ने रोल प्ले किया, हाँ, उसका भी आपका वो दैट विल आल्सो कम इन द इंट्रोडक्शन। क्या होगा कि इंडिया की साइज, ये एक हो गया बाइंडिंग फैक्टर क्या था। एंड देन इसी में हमारा ये होगा कि इंडिया ने क्यों बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया अफ्रो एशियन यूनिटी में, बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स location and because of its power potential। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली उस समय इंडिया वॉज नॉट पावरफुल, एट दैट टाइम इंडिया वॉज नॉट पावरफुल, बट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बी पावरफुल। दिस वॉज नोन टू ऑल द वर्ल्ड, पीपल वर नोइंग
दैट इंडिया हैज़ द पोटेंशियल और फ्यूचर में वो काफ़ी पावरफुल कंट्री बनेगा। तो ये 3 फैक्टर थे जिसके कारण इंडिया का जो वो था, इंडिया का जो रोल था वो इसमें बढ़ जाता है। और नेहरू जो थे उनका एक विजन था एफ्रो एशियन यूनिटी का, और उस यूनिटी में वो इंडिया को एक लीडर के फॉर्म में देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नेहरू के विजन के बारे में भी बताना है। ठीक है, ये आपका वो हो गया, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एंड देन मेन पॉइंट्स आएंगे कि आखिर इंडिया ने किया क्या यूनिटी इसके लिए, एफ्रो एशियन यूनिटी को लाने में इंडिया ने क्या किया। ठीक है, ठीक है। तो एफ्रो एशियन यूनिटी में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि पूरी 1940s और 50s नेहरू का जो रोल था उसको हम बताएंगे। 1940s एंड 1950s, इस पीरियड में रोल ऑफ नेहरू ने हमेशा एशियन यूनिटी की बात की, है ना। देन हम देखेंगे कि मार्च 1947 में ही, जबकि इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय ही उन्होंने क्या किया कि एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कन्वीन किया। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। और फिर तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो ये कि 1949 में फिर से इंडिया ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वीन किया। किस लिए? इंडिया के इनिशिएटिव पे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया हैज टेकन द रोल ऑफ लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडोनेशिया, एंड इंडिया आल्सो सपोर्टेड द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडोनेशिया फ्रॉम दैट डच रूल। ठीक है, इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि इंडिया ऑलवेज अपोज्ड racism, colonialism, and supported the process of decolonization. ठीक है, ये चीजें हो गई। और इसके बाद जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बांडुंग में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, और ये जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस था, इसी कॉन्फ्रेंस से जो है वो अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज की यूनिटी की एक नई जो स्टार्टिंग होती है, दैट वाज नोन एज नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना। बांडुंग कॉन्फ्रेंस से ही नॉन अलाइन मूवमेंट की स्टैब्लिशमेंट होती है। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फर्स्ट जो समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो बेलग्रेड में हुई थी इन सितंबर 1961। ये चीजें आपको देना इंपॉर्टेंट है, तो उसको अभी यहाँ पे मैं रेज कर रही हूँ। जो बाकी के पॉइंट्स हैं उसको फिर हम लोग लिखेंगे। तो हमारा 4 पॉइंट हो गए थे। 5th पॉइंट पे हम देंगे बांडुंग कॉन्फ्रेंस। बांडुंग कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1955।
विच लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना। एंड 6th पॉइंट हमारा हो जाएगा दिस फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, दैट वाज 1961। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा 6 पॉइंट जो है वो आफ्टर एशियन यूनिटी में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर ये आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचशील। ठीक है, व्हेन वाज इट साइंड, बिटवीन होम इट वाज साइंड। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। इसको दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। किनके बीच साइन किया गया, इंडिया और चाइना के बीच में साइन किया गया। किन लोगों ने साइन किया, हु वर द सिग्नेटरीज टू द पंचशील। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने किया था और चाइनीज प्रीमियर जाओ एन लाई ने साइन किया था। कब किया था, ये साइन हुआ था 29 अप्रैल 1954। डेट अगर नहीं भी याद होता है तो अप्रैल 1954 आपके आंसर में होना चाहिए। ठीक है, और ये पंचशील है क्या, पंचशील जो है वो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हम लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे, किसी के भी इंटरनल मैटर्स में हम लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। The question is, what is the meaning of Panchasheel? ठीक है, मीनिंग ऑफ पंचशील क्या है, तो इसके साथ साथ जो अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। तो मीनिंग यही है कि 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, है ना। ठीक है, और ये जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, इसमें किसने साइन किया, इंडिया और चाइना ने। इंडिया की तरफ से किसने साइन किया, जवाहरलाल नेहरू, और चाइना की तरफ से जाओ एन लाई ने। ठीक है, और कब साइन हुआ, ये साइन हुआ 1954 के अप्रैल में। These are the facts you must remember. This is a 1 mark question and it came in the year 1 mark question. It came in the year 2009 ऑल इंडिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, when was the first nuclear explosion undertaken by India? इसमें आपका फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो ठीक है 1974 मई 1974 में हुआ था। तो ये हालांकि क्वेश्चन अभी आया नहीं है, बट इन चीज़ों को एकदम बिल्कुल याद रखना है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उसका पर्पस क्या था। द पर्पस वॉज पीसफुल। व्हाट डू यू मीन बाई पीसफुल पर्पस, इसको समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर कंडक्टिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, अभी मैं लिखूंगी, बट यहाँ पर ये समझना है कि पीसफुल पर्पस से जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करें उसका क्या मतलब। उसका मतलब ये है कि द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज डन टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी, सो दैट एनर्जी कैन बी जनरेटेड एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब सेकेंड एक्सप्लोजन कब हुआ,
98 में हुआ, मई में, ये भी मई में ही हुआ, 1998 में हुआ। और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सप्लोजन? द रीजन वाज नॉट पीसफुल। ये जो सेकेंड एक्सप्लोजन होता है वो हमने दुनिया को बता दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हमने ये एक्सप्लोजन किया है। इट वॉज अंडरस्टूड, नॉट टोल्ड क्लियरली बिकॉज वी कांट से इट क्लियरली, बट इट वॉज अंडरस्टूड। ये हमने न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए किया है। और जब मार्च में इंडिया ने किया, मई में इंडिया ने किया, अक्टूबर 98 में पाकिस्तान ने कर दिया था। ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चंस मतलब आए नहीं है, बट इट इज़ हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब पाकिस्तान ने भी कर दिया तो ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू हो गया। क्यों सेंसिटिव हो गया? क्योंकि एक तो ऐसे इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बुरा था। 98 तक अगर हम देखें तो इतने सारे वॉर हो चुके थे। 47 में हुआ, देन 65 में हुआ, देन 71 में हुआ। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप इतने खराब हैं, उसमें अब दोनों की दोनों कंट्री जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गए। तो ऐसे में एक बहुत ही वल्नरेबल ये पूरा साउथ एशिया बन गया। और इसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनएससी ने हम पर और पाकिस्तान पे भी रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए थे बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो ये चीज़ें, तो दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स जो आपको याद रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और जो प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें बनते हैं उसको भी हम अभी आई एम गोइंग टू राइट इट। ठीक है, the question is, when was the first nuclear explosion undertaken by India? आंसर इज मई 1974। ये 1 मार्क क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया 2009। अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि सेम क्वेश्चन होगा, व्हेन वाज द सेकंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, है ना। फर्स्ट की जगह पे आंसर क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड, तो ये कभी आया नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1974 की जगह क्या हो जाएगा, 1998। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि व्हाट वाज द पर्पस फॉर कंडक्टिंग first nuclear test by India? Okay, this question has never come. It is a probable question. इसकी प्रोबेबिलिटी है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पर्पस क्या था, पीसफुल पर्पस। पीसफुल पर्पस का मतलब क्या हुआ, टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, और इसी में एक और क्वेश्चन सेम बनता है कि व्हाट वाज द पर्पस फॉर कंडक्टिंग सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने का क्या पर्पस था, तो द पर्पस वाज नॉट पीसफुल, द पर्पस वाज टू डेवलप न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, सो ये हमारे क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हमें
डिस्कस करना है, बट यू मस्ट रिमेंबर कि इंडो पाक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो अब इस चैप्टर में नहीं है। तो आपके रिवीजन टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन इंडो पाक वाला नहीं होगा क्योंकि वो साउथ एशिया में आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इसी हिसाब से न्यू रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग कल की क्लास में बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।